हम क्या करेंगे अब हम करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व। उस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हम वो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो लेट्स सी, हमें क्वेश्चन क्या देके रखा है। क्वेश्चन में आपको देके रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड गामा एंड डेल्टा जो है वो रूट्स क्या के हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। अब आपको ये भी देके रखा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं। इंक्रीजिंग जीपी है मतलब कि जो कॉमन रेशियो है वो होना चाहिए पॉजिटिव। अब मुझसे उन्होंने पूछा है कि आप ए फाइंड करें एंड बी फाइंड करें, तो हमने बोला कि ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ए देके रखा हुआ है तो मैंने बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्योंकि ये एक जीपी बना रहे, लेट से कि इनका कॉमन रेशियो मैंने आर मान लिया, लेट कॉमन रेशियो बी आर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अल्फा तो अपनी जगह पे है, बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू आर, गामा मेरे पास हो जाएगा अल्फा इंटू आर स्क्वायर और डेल्टा मेरे पास हो जाएगा अल्फा इंटू आर क्यूब। अब हमारे पास जो कंडीशंस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मेरे को बचपन में ही बता दिया गया था कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो वो हो जाएगा 3। और ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए मेरे पास हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, सो वो हो जाएगा 12। अब हमारे पास कितना हो गया, अब हमारे पास ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा आर, ये है 3 के बराबर, तो अल्फा कॉमन निकाल लिया मैंने, बचेगा 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मेरे पास कहाँ से आ गई, मुझे गामा प्लस डेल्टा भी देके रखा हुआ था, तो मेरे पास था गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 12 और गामा कितना था मेरे पास, अल्फा इंटू आर स्क्वायर और डेल्टा था मेरे पास अल्फा इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों में से मैं अल्फा आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास आएगा अल्फा आर स्क्वायर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू 1 प्लस आर। इधर अल्फा आर स्क्वायर 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, अरे 12 है भैया, और ये कितनी है 3 है, काट दो 4, इधर ये भी कट जाएगा, इधर ये भी कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास 4। तो फ्रॉम दिस आर हो जाएगा 2, अरे -2 नहीं ले रहा मैं, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आर प्लस माइनस 2 होगा, बट मुझे क्वेश्चन में सर गिवन था कि ये एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं, इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं तो आर 2 रहेगा। अब पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ R2, तो अल्फा इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो अल्फा हो जाएगा 1, तो अल्फा आ गया 1, R आ गया 2। पीछे चलते पीछे चलते पीछे चलते क्वेश्चन पे। अब मुझे क्या चाहिए, A और B। तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू A अपॉन 1, और अल्फा है, अल्फा की वैल्यू तो आ गई थी 1, और बीटा जो है मेरे पास वो कितना आएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं सर, ये 1 आ गया था, R2 था तो 1 इंटू 2 ये 2 होगा, और ये इंटू 2 4 होगा, और ये इंटू 2 8 होगा। तो ये चारों वैल्यूज़ हो गई अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा की। तो मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा ये है, तो इससे ए की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 दैट इज़ 2। फिर मैं अगर बी गामा इंटू डेल्टा को देखूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगेन बी अपॉन ए हो जाएगा, तो वो बी अपॉन 1 हो गया, तो इससे मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 4 इंटू 8, तो मेरे पास बी आ जाएगा 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेसिक सा लॉजिक लगाना है, समझो आप बात को।
आपको जीपी का जब भी क्वेश्चन है, व्हेनेवर यू आर गिवन अ क्वेश्चन ऑफ जीपी सो, और व्हेनेवर यू आर गिवन अ क्वेश्चन ऑफ एपी, तो हमारी जो दुनिया चलती है एपी और जीपी की, वो चलती किस पे? एपी चलता है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पे, जीपी चलता है फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो पे। आपके पास ए आ गया, आपके पास आर आ गया, तो आप बाकी सब कुछ सॉल्व कर सकते हो एन टर्म या उसके टर्म्स में कुछ ना कुछ देके रखा होगा। एपी के जनरलाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनती है, जैसे यहाँ भी बनी थी, उनको सॉल्व करना रहता है। वहां पर आपके पास ए और डी आ गए तो आप सॉल्व कर सकते हो। एपी और जीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है? देखो बेटा, क्या होता है कि जब आप एपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यूजुअली आप एलिमिनेशन लगाते हो माइनस करके। जीपी के क्वेश्चन के अंदर देखना, आपके बहुत सारे जो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर आपको जो इक्वेशंस बनेंगी उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? दोनों को डिवाइड कर दोगे। दो इक्वेशंस बनाओ और डिवाइड कर दो, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमारे पास क्या हुआ, यहाँ जब मैं सॉल्व करने जा रहा था तो आप इस इक्वेशन को देखो अल्फा प्लस अल्फा इंटू आर, आप इस इक्वेशन को देखो अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब। अरे हम देखते से ही डर जाएंगे कि अरे बाप रे क्या करेंगे अब इसको सॉल्व। पर यहाँ पर मैंने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया उसको, आर स्क्वायर बाहर आ गया और दोनों को डिवाइड कर दिया। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना? बुला लेते भाई, आ जाओ भाई, अरे आ जाओ, कहाँ रह गए? आ गए। ठीक है, तो हमें इसमें बोला है इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स any term is equal to the sum of the next two terms then the common ratio of the GPs। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखो, एक जीपी है, उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, पहली कहानी। दूसरी चीज मुझे क्या बोली है? एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपीस। तो मैंने बोला कि ये तो हर टर्म के लिए एप्लीकेबल है, मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं एनी टर्म A is equals to AR plus AR square। So इससे अगर अपन देखेंगे तो any term is equals to the sum of the next two terms। तो इसमें A कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू R प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी की वैल्यू माइनस 1 है और होल के अपॉन में 2। तो इससे आप जब R निकालेंगे तो R की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस माइनस, देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 4 हो जाएगा रूट के अंदर 5/2। अब बच्चों देखो, मुझे यहाँ पे बोला है ना कि पॉजिटिव टर्म्स है तो R शुड बी पॉजिटिव, मतलब ये माइनस में तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 माइनस रूट 5 नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू वी कैन से द वैल्यू ऑफ R हियर विल बी माइनस 1 प्लस रूट 5 होल के अपॉन में 2। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। यहाँ तक हम क्लियर है। हमने क्या करा? हमने R निकाले। हमने R कैसे निकाला? हमें जो कंडीशन देके रखी हुई थी एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, तो पहला टर्म A है तो उसके अगले दो टर्म होंगे AR और AR स्क्वायर, तो उन दोनों का सम निकाल लिया तो मेरे पास 1 A कैंसिल कर दूंगा तो 1 इक्वल टू R प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ आपको, वो होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। वो फॉर्मूला आपको बोलता था कि जो इसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल के अपॉन में 2a। अब इससे हमने क्या करा? इससे हमने R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर? पर हमारे ऑप्शंस क्या है? हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास R की वैल्यू हो गई। पर अब मैं ऑप्शंस पे चलता हूँ। ऑप्शंस क्या बोलते हैं? ऑप्शंस बोलते हैं कि R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। R की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो दी है वो आई है √5 माइनस 1/2। अब मुझे ये सब नहीं पता, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन 18 डिग्री जो होता है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1/4।
सो इधर अपॉन में 2 है तो इधर 2 पहुंचा देंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, हमारा आंसर होगा डी वाला, दैट इज 2 sin 18 डिग्री। सो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू आ गई मेरे पास √5 माइनस 1/2। मुझे 2 sin 18 डिग्री से पता चल जाएगा कि यही आंसर है। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि sin 18 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है √5 माइनस 1/4। ये आप सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि आप sin 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो चीज, उसे कहा जाता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज नाम खुद बोलता है, अरिथमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक भी है। अब अगर आप देखोगे तो मुझे पता है अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये मेरी है अरिथमेटिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब, ये होती है ज्योमेट्रिक सीरीज। जब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, मतलब मेरे पास क्या है कि दिस सीरीज विल गो लाइक कि दो चीजों का प्रोडक्ट रहेगा, जिसमें एक टर्म एपी में चलेगा, दूसरा वाला टर्म मेरे पास जीपी में चलेगा। तो मैं उसको समझ लेता हूँ कैसा होगा। जैसे अगर मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्यूब, 4 इंटू 2 टू द पावर 4। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये सब काय में है, ये सब एपी में है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1 का हो गया। और इन सभी टर्म्स को देख लेता हूँ मैं। ये सारे टर्म्स काय में है बच्चों, ये सारे टर्म्स बच्चों जीपी के अंदर हैं। देखो यहाँ पर 2 के अंदर फिर से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 में 2 का, फिर जो टर्म आ गया उसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास हर नया टर्म बन गया। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक टर्म एपी में चलेगा और एक टर्म आपका चलेगा जीपी के अंदर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वही हमारे पास डेफिनेशन भी है, अ सीरीज ईच टर्म ऑफ विच इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी। मतलब एक टर्म एपी, एक टर्म जीपी। ये एक एग्जांपल और आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया था, है ना, 1 2 3 4 5, ये सब काय में चल रहा है, एपी में। और ये जो रेड लाइन वाले टर्म्स हैं ये सब चल रहे हैं हमारे पास जीपी में। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये एक और एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ 1 3 5 7 एपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। और यहाँ पर x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ये सब काय में चल रहे हैं, ये सब जीपी में चल रहे हैं, जहां पर कॉमन रेशो x का आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करने का। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास सर यही वाला ले लेते हैं, 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन चल रहा है। लास्ट टर्म बनाना हमारे को पड़ेगा। लास्ट टर्म कैसे बनाएंगे, पहले वाले टर्म्स एपी में है तो एपी से बना लेते हैं। एपी का nth टर्म कितना होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 1 है, n माइनस 1, डी भी मेरे पास कितना है, 1 है। तो मेरे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो इससे मेरे पास n बन जाएगा। और जीपी वाले टर्म के लिए मेरे पास होता है a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1। ए कितना है, यहाँ पर x की पावर 0 है, मतलब 1 है, तो 1 इंटू, और कॉमन रेशो हर टर्म को मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो x x
एक्स की पावर 0 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो हर किसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो अब अगर हमको इसका सम निकालना है तो हमने क्या करा, हमने इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया x से और हर एक टर्म को आगे बढ़ा के लिख देते हैं। तो ये वाला टर्म अगेन 1 इंटू एक्स प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये वाला टर्म हो जाएगा मेरे पास 3x क्यूब और सो ऑन चलते चलते ये वाला टर्म हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n। इसके पहले वाला जो टर्म होगा n माइनस 1 वाला वो होगा n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n माइनस 2, तो वो हो जाएगा n माइनस 1। क्लियर है? तो हमने क्या करा, हमारे पास जो s था वो कितना था, 1 इंटू एक्स की पावर 0, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो ऑन अप टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उसके पहले वाले टर्म होगा n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2। अब मैंने हर टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास x इंटू एस हो गया 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स क्यूब। एक आगे बढ़ा के लिख दिया। आगे बढ़ा के क्यों लिखता हूँ मैं हर बार, क्योंकि जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो x टू द पावर r वाले टर्म्स हैं उनका कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा, जैसे x की पावर 1 वाले, एक्स स्क्वायर वाले, एक्स क्यूब वाले। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमारे पास आएगा s माइनस एक्स इंटू एस और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और माइनस ऑफ n इंटू एक्स टू द पावर n। अब इस पूरे सीक्वेंस को अगर मैं देखता हूँ ना तो ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन मेरा जीपी हो गया, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1 और कॉमन रेशियो कितना है x। तो इससे मेरे पास आएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल्स टू, इसको देखोगे तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ द जीपी का सम का फॉर्मूला। और वो जो इकलौता हमारे पास बचा है भाई उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करता हूँ, ये 1 माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में पहुँचा देता हूँ तो s की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम दिस आई कैन से s की वैल्यू कितनी होगी, एक 1 माइनस एक्स पहले से था, एक और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n, तो एज इट इज डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला इन विच या बेसिक रूल टू सॉल्व एजीपी। आपको करना क्या है, आपको एजीपी को सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो एनेट टर्म बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एनेट टर्म देके नहीं रखा, मतलब लास्ट टर्म देके नहीं रखा, तो हम उसे बनाएंगे। उसे बनाने के लिए एनेट टर्म ऑफ एपी और एनेट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा लें। फिर उसके बाद जब मेरे पास वो बन गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बाद में जो भी कॉमन रेशो है उससे पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड LHS और RHS में। जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और जैसे ही मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास केवल एक जीपी बच जाएगी। क्यों बचेगी जीपी, बिल्कुल सही बात है, सही जवाब है आपका। जीपी इसलिए बचेगी क्योंकि सर ये तो एपी में थे सबके कोफिशिएंट और आपने उनको एक आगे बढ़ा के लिख दिया, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बचेगा इनका कोफिशिएंट वो कॉमन डिफरेंस ही तो बचेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 का था इसीलिए 1 बचा, जिसमें मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारे पास ये पहले वाले टर्म्स जीपी में हो गए, एक आखिरी टर्म एज इट इज बच जाएगा और इससे एस आ जाएगा। वेरी इजी मेथड इट इज। तो अगर अपने पास सम ऑफ एन टर्म्स ए प्लस डी इंटू आर इसका निकालना है, अगेन वही कॉन्सेप्ट लगा के आप क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड और माइनस कर देंगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी एजीपी का सम का फॉर्मूला हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि ये फॉर्मूला याद ना करें आप, मैं आपको यही बोलूंगा कि ये फॉर्मूला याद ना करें।
जैसे मैंने डिराइव करा था वैसे ही आपका जब AGP का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको 3 लाइन के अंदर सॉल्व करके खुद ही निकाल लें। चलिए अब हम इसी के अंदर चलते हैं। इसी के अंदर मेरे पास अगर r की वैल्यू 1 से कम होती एंड n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी तो वही बस वो आखिरी वाला टर्म क्या हो जाता, वो जो आखिरी में -r⁴n वाला है वो नेग्लिजिबल हो जाता और उससे मेरे पास ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाता। ठीक है।